रामगढ़ नाम के गांव में धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजेश था। धर्मेंद्र और उसका बेटा राजेश गांव के ही राजा के यहाँ मजदूरी का काम करते थे। राजा रामचंद्र दोनों को मजदूरी के बदले में अनाज देते थे। उसी अनाज को खाकर वे अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। जब राजेश 5 वर्ष का था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था। पत्नी के देहांत के बाद राजेश का पालन पोषण उसके पिता धर्मेंद्र ने ही किया। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली मां राजेश का अच्छा से ख्याल नहीं रखेगी। राजा रामचंद्र उन्हें मजदूरी के बदले जो अनाज देते थे वह उनको कम पड़ता था। उनका पेट भी नहीं भरता था और वे भूखे रह जाते थे। पिताजी, राजा रामचंद्र जी हमें जो अनाज देते हैं उससे तो हमारा मुश्किल से पेट भरता है। मैं अब राजा जी के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाऊंगा और आप भी मत जाइए। हम और कहीं मजदूरी का काम ढूंढ लेते हैं। बेटा, तुम बात तो सही कह रही हो। राजा जी हमें जो अनाज देते हैं वह बहुत ही कम है। हम आधा पेट भोजन करते हैं। आधा पेट भोजन करने की वजह से मुझे कमजोरी भी लगती है। पर अगर हम राजा जी के यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम शहर चलते हैं पिताजी, वहाँ कोई काम मिल ही जाएगा। राजेश बेटा शहर में नौकरी करेंगे तो फिर शहर में रहने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, खर्चा भी बढ़ जाएगा। अच्छा चलो, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से चूल्हा जलाओ, हम लोग मिलकर खाना बना लेते हैं। तुम्हारी माँ होती तो मुझे खाना बनाने के लिए परेशान तो ना होना पड़ता। हमें पका पकाया भोजन मिलता मजदूरी करके आने के बाद। राजेश घर के बाहर चूल्हा जलाने के लिए चला जाता है। पास में ही रहने वाली काकी धर्मेंद्र से मिलने के लिए आती है। धर्मेंद्र बेटा, तुम कब तक खाना पकाते रहोगे? घर में औरत रहती है तो घर की काम की तो चिंता नहीं रहती ना। तुमने तो बेटे के प्यार में दूसरी शादी भी नहीं की। चलो ठीक है, पर अब राजेश बेटा तो जवान हो गया है, कम से कम उसकी शादी तो करवा दो, फिर तुम्हें घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। काकी, मैंने राजेश की शादी तो 2 साल पहले ही करवा दी है। 2 साल पहले ही शादी करवा दी है, पर हमें तो इस बात का पता ही नहीं है। जब शादी करवा दी है तो फिर बहू कहाँ है? काकी, मैंने शादी की बात किसी को भी नहीं बताई है और बहू अपने माँ के घर पर है। बहू माँ के घर पर है, पर शादी के बाद तो बहू को ससुराल में रहना चाहिए ना। तो भला वह माँ के घर क्यों रह रही है? तुम राजेश को भेजकर बहू को विदाई करवा कर ले आओ। बहू आएगी तो घर का सारा काम करेगी, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़ा लत्ता सब करेगी। बहू को कैसे ले आऊं काकी? घर में ना सोने के लिए एक पलंग है और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। उसे लाएंगे तो भरपेट खाना तक नहीं खिला पाएंगे। पैसे भी तो नहीं है कि राजेश नए कपड़े खरीद सके। उसके पास जो भी कपड़े हैं वह सभी फटे हुए हैं, उन पर पैबंद लगे हुए हैं। फटे कपड़े पहनकर वह ससुराल जाएगा तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? धर्मेंद्र बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक पलंग है, मैं तुम्हें दे दूंगी और कुछ पैसे भी दूंगी। राजेश नए कपड़े खरीद लेगा। रही बात भोजन की, तो बहू आएगी तो अपने भाग्य का खाएगी। भगवान उसके भोजन का इंतजाम कर ही देंगे। इतना कहकर काकी अपने घर चली जाती है। फिर धर्मेंद्र भी सोचता है, काकी ठीक ही कह रही है।
कल ही राजेश को भेजता हूँ बहू को लाने के लिए। बहू के आने से घर की साफ सफाई होगी, हमें पका पकाया खाना तो मिलेगा। मजदूरी करके थक कर आते हैं, फिर भोजन भी पकाना पड़ता है। काकी धमेंद्र के घर पलंग भेज देती है। राजेश पलंग देखकर पिताजी से पूछता है, अजी ये पलंग कहाँ से आया है? राजेश, ये पलंग काकी ने तुम्हारी बहू के लिए भेजा है, और ये पैसे लो, अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। पैसे भी काकी ने ही दिया है, और कहा है कि ससुराल जाकर बहू को लेकर आओ। पर पिताजी, हम अपना पेट तो बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। मीनू को लेकर आऊंगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? बहू आएगी तो अपने भाग्य का खाएगी। हम भला कब तक उसे मायके में छोड़कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो लाना ही पड़ेगा। तुम 1-2 दिन में जाकर बहू को लेकर आओ। ठीक है पिताजी, मैं कल ही जाकर मीनू को ले आऊंगा। राजेश बाजार जाता है और अपने लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीदता है और एक डब्बा मिठाई खरीदकर अपने ससुराल लेकर जाता है। राजेश की ससुराल में खूब खातिरदारी होती है। वह अपने ससुराल में 5 दिन रह जाता है। छठे दिन वह मीनू की विदाई कराकर लेकर आता है। राजेश मीनू को अपने घर ले जाने में संकोच कर रहा था, क्योंकि उसका घर बहुत ही गंदा था। राजेश सोचता है, अभी मीनू को काके के घर पर छोड़ देता हूँ। शाम को जब मजदूरी करके आऊंगा, तब घर की साफ सफाई करने के बाद मीनू को घर लेकर आऊंगा। इतना गंदा घर देखकर मीनू हमारे बारे में क्या सोचेगी? राजेश अपनी पत्नी मीनू को काकी के घर छोड़कर आ जाता है। राजेश, तुम अकेले आ गए, बहू को लेकर नहीं आए? पिताजी, मैं मीनू को अभी काकी के घर पर छोड़कर आया हूँ। शाम को घर की साफ सफाई कर लूंगा, तब मीनू को लाऊंगा। मीनू हमारा घर इतना गंदा देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? इसीलिए अभी नहीं लाया उसे। ठीक है, जो भी करना है शाम को करना। तुम इतने दिन मजदूरी पर नहीं गए तो राजा जी तुम्हें रोज पूछ रहे थे। शायद तुमसे उन्हें कुछ काम होगा। चलो, जल्दी चलो। फिर राजेश और धमेंद्र राजा जी के यहाँ मजदूरी करने चले जाते हैं। उधर काकी ने मीनू की खूब खातिरदारी की। वह मीनू से कहती है, मीनू, तुम बहुत सुंदर और सुशील हो, समझदार भी लगती हो। चलो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ आती हूँ। काकी की बात सुनकर मीनू सोच में पड़ जाती है। मीनू मन ही मन सोचने लगी, क्या यह राजेश का घर नहीं है? वह काकी से कहती है, काकी, क्या यह राजेश का घर नहीं है? नहीं बेटी, यह मेरा घर है। राजेश यहीं पास में रहता है। वह अपने पिताजी के साथ राजा जी के घर पर मजदूरी करने गया है। तुम्हें घर पर अकेला रहना पड़ता, इसलिए मेरे पास छोड़कर गया है। शाम होने वाली है, राजेश घर आता ही होगा। चलो, तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। काकी मीनू को राजेश के घर छोड़ आती है। मीनू अपना ससुराल देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस घर में झाड़ू तक नहीं लगी है। घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। 1-2 जोड़ी कपड़े टंगे थे, उन पर भी पाबंद लगे हुए थे। घर की ऐसी हालत देखकर मीनू रोने लगी, अपने किस्मत को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसा ससुराल मिला? यहाँ तो कुछ भी सामान नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे यहाँ रहूंगी? मीनू समझदार थी, अपने आप को संभालती है।
और हिम्मत करके झाड़ू लेकर पूरे घर में सफाई करती है। जो भी सामान इधर उधर था उसे एक जगह व्यवस्थित करती है। काम खत्म करने के बाद मीनू राजेश का इंतजार करने लगती है। रात होने को आई थी पर राजेश नहीं आया था। मीनू को अकेले घर में डरने लगने लगा था। तभी राजेश और धर्मेंद्र अनाज हाथ में लिए हुए घर आ जाते हैं। घर को साफ सुथरा देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। राजेश राजा के द्वारा दिया हुआ अनाज मीनू को देता है और कहता है, मीनू, लो यह अनाज राजा जी ने दिया है, इसे पका दो। बस इतना ही अनाज है? इतने थोड़े से अनाज में हम तीनों का पेट कैसे भरेगा? हम दोनों को राजा जी मजदूरी के बदले बस इतना ही अनाज देते हैं। आप दोनों दिन भर राजा के घर मजदूरी करते हैं और राजा जी बस इतना थोड़ा सा अनाज देते हैं। आप लोग राजा जी से और ज्यादा अनाज देने के लिए क्यों नहीं बोलते? पर बहू, हम कर भी क्या सकते हैं? मुझ में राजा जी से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है। आप लोग डरते क्यों हैं? कल आप राजा जी से दोगुने अनाज देने को कहिएगा। अगर वे दोगुने अनाज देने से इनकार कर देंगे तो आप वहाँ काम करने मत जाइएगा, कहीं और काम ढूंढ लीजिएगा। तुम राजा जी को नहीं जानती, इसलिए ऐसा बोल रही हो। अगर राजा जी को पता चल गया तो हमारे जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा जी तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम थोड़े ही किया है। तुम तो झूठ भी नहीं बोल रहे। तुम तो अपना हक मांग रहे हो, और जो अपना हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। राजा जी आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार राजा जी से अनाज ज्यादा देने के लिए जरूर कहिएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं इस बारे में राजा जी से जरूर बात करूँगा। अभी तुम इस अनाज को पका दो। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों राजा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा जी, आज मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। हम दोनों पूरा दिन मजदूरी करते हैं, पर फिर भी आप हम लोग को बहुत कम अनाज देते हैं, जिससे हमारा पेट भी नहीं भरता है और अक्सर हम भूखे ही रह जाते हैं। इसलिए राजा जी आपसे प्रार्थना है कि जो आप हम लोगों को अनाज देते हैं उस अनाज को थोड़ा ज्यादा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था धर्मेंद्र। भूखा रहना ठीक नहीं है। अब तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? अब से मैं तुम लोगों को और ज्यादा अनाज दूंगा। फिर राजा जी मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, आज से इन लोगों का अनाज 6 केजी से 7 केजी किया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उन सबको भी अनाज बढ़ा कर दिया जाए। फिर दोनों 7 किलो अनाज लेकर घर जाते हैं। जब मीनू ने अनाज का बड़ा थैला देखा तो वह समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। अरे, इस थैली को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राजा जी ने अनाज ज्यादा दिया है। कहीं राजा जी नाराज तो नहीं हुए आपकी बातें सुनकर? बहू, राजा जी ने तो कुछ नहीं कहा। हमने तो राजा जी से केवल अनाज ज्यादा देने की मांग की, लेकिन उन्होंने हमें 7 केजी अनाज दे दिया। हम लोग भी कार में ही राजा जी से डर रहे थे। राजा जी तो बहुत दयालु हैं। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों का अनाज भी ज्यादा देने का फैसला किया है। सभी लोग बहुत खुश थे। मीनू बहुत होशियार थी। राजा के द्वारा दिए गए अनाज में से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधा पकती थी। 3 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन मीनू ने धर्मेंद्र से कहा,
पिताजी, आप राजा जी से कहिए, मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम 3 लोग हो गए हैं और आप जो हमें अनाज दे रहे हैं उसमें से हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप अनाज और थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है बहू, हम राजा जी से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों राजा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा जी, मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है और अब हम 3 लोग हो गए हैं। अगर आप हम लोगों का अनाज थोड़ा और ज्यादा बढ़ा कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो तुमने अपने बेटे राजेश की शादी करवा दी, बहुत अच्छा किया। मैं आज ही मंत्री जी से कहकर तुम लोगों का अनाज और ज्यादा देने के लिए कहूँगा। फिर दोनों 11 किलो अनाज लेकर घर आ जाते हैं। 11 किलो अनाज को देखकर मीनू बहुत खुश हो जाती है। अब वो आधा से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। ऐसा 10 महीनों तक चलता रहा। अब मीनू ने काफी अनाज बचा लिया था। फिर एक दिन मीनू राजेश और धर्मेंद्र से कहती है, आज से आप दोनों काम पर नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरता है। हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमें तो कोई और काम नहीं आता। आप चिंता मत करिए। राजा जी हमें जो अनाज देते थे उसमें से मैं हर रोज थोड़ा अनाज बचा लिया करती थी। इस तरह से मैंने काफी अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लीजिए और वहाँ ये अनाज बेचिए। भगवान ने चाहा तो ये कारोबार बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। हाँ बहू, तुम ठीक ही कह रही हो। फिर अगले दिन वह राशन की दुकान खोल लेता है। दुकान में अच्छी बिक्री होती है। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों दुकान से घर आते वक्त घर के लिए सामान लाते हैं। एक दिन मीनू अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी उसकी नजर सोने के कंगन पर पड़ती है। सोने के कंगन को देखकर मीनू बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और कंगन को अपने घर लेकर जाती है। उसी दिन पूरे नगर में ऐलान किया जाता है कि रानी की कंगन की चोरी हो गई है। खबर पूरे नगर में फैल गई। सब तरफ रानी के कंगन की चर्चा थी। जब ये बात मीनू को पता चली, तब उसने रानी की कंगन के बारे में किसी को नहीं बताई। इसलिए अभी तक राजा को रानी के कंगन नहीं मिला। राजा जी बहुत परेशान थे। वह मंत्री से बोले, मंत्री, रानी के कंगन के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं राजा जी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कंगन की तलाश जारी है। मंत्री, तुम एक काम करो, एक बार फिर राज्य में ऐलान करवाओ कि रानी का कंगन अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वह कंगन मिलेगा वो बिना डरे हमें दे दे और उसे जो इनाम चाहिए वो हम देंगे। मंत्री पूरे नगर में फिर से ऐलान कर देते हैं कि जिसे भी रानी का कंगन मिलेगा उसे हम इनाम में वही देंगे जो उन्हें चाहिए। अगले दिन मीनू राजेश से कहती है, मैंने सुना है कि राजा ने ऐलान करवाया है कि जो भी रानी का कंगन खोज के देगा उसे जो चाहिए वो इनाम में मिलेगा। क्या यह बात सच है? राजा देंगे? कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं मीनू, राजा जी झूठ नहीं बोल रहे। वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। वह अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। तो राजा जी सही ही कह रहे होंगे। मैं घर के बाहर बैठी हुई थी तो मुझे कुछ चमकती चीज दिखी। जब मैं पास जाकर देखी तो वह सोने का कंगन था। मैं उस कंगन को उठाकर अलमारी में रख दी हूँ। कल आप
राजा जी को वह कंगन दे आइएगा। बहू, तुम मुझे वो कंगन देना, मैं कल ही राजा जी को वह कंगन दे दूंगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही धर्मेंद्र राजा जी के पास जाता है और कंगन राजा जी को दे देता है। राजा जी उस कंगन को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मांगना है मांग लो। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है राजा जी, पहले मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि मुझे इनाम में क्या चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र, पहले तुम अपने घर में बात कर लो, फिर मुझे बताना कल कि तुम्हें क्या चाहिए इनाम में। धर्मेंद्र अपने घर चला जाता है और वो मीनू से कहता है, बहू, राजा जी मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने ठीक किया। कल राजा जी से कहिएगा, क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं? ठीक है बहू, मैं राजा जी से ऐसा ही कहूंगा। अगले दिन धर्मेंद्र राजा जी के पास जाता है। कहो धर्मेंद्र, तुमने इनाम में क्या मांगने का सोचा? राजा जी, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे देते तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता। फिर मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, अब मुझसे यह मजदूरी का काम नहीं होता है। फिर राजा जी मंत्री से कहकर 6 कथा जमीन धर्मेंद्र को देने का कहते हैं। अब धर्मेंद्र दिन रात मेहनत करता है और राजेश राशन की दुकान चलाता है। फिर कुछ ही दिनों में वह लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और अपना एक सुंदर घर खरीद लेते हैं। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह मीनू की समझदारी से गरीबी खत्म हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगा।